Hello and welcome back to yet another PYQ practice session for your June 2025 preparation. In today's video, we are going to be practicing the questions of literary criticism, one of the very important topics of your UGC NET syllabus. In today's video, we are going to be dealing with different critics and their works before your exam, so that you exactly know what kind of current pattern your UGC NET is asking from literary criticism. What are the works that you need to be well aware of, or for that matter, prepare in detail in today's video. And if you have already done so, you are going to get a very good revision of the works, of the dates, of the concepts that you must know before your exam. In today's video, we are going to be looking at the questions and we are going to jump into the concepts in detail, that if you are even a beginner, you are going to understand each and everything with ease. If at all you are someone who wants to study with me in detail and who likes my studying style, आप मेरे इन courses को भी check out कर सकते हैं. Now let's go and take a look at the questions and test for ourselves कि हमारी तैयारी literary criticism से कितनी अच्छी है. In August 2024, you have been asked this question from the critical theory of Plato, which says Plato viewed poetry as. We all are aware कि Plato एक बहुत ही important critic हैं जो Socrates की आवाज का यूज करके अपने magnum opus वर्क द रिपब्लिक के अंदर पोएट्री के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं एंड ही हैज एवरी नेगेटिव थिंग टू से अबाउट पोएट्री. इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछा गया है थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस कि प्लेटो के अकॉर्डिंग पोएट्री उनके लिए क्या थी. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर ए एंड सी, विच इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी एंड डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी. पहले पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि प्लेटो ने अपने वर्क में बोला था कि योर पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, इट इज ट्वाइस एंड थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. आपके प्लेटो एक आइडियल वर्ल्ड या फिर आइडिया ऑफ फॉर्म्स की दुनिया में के ऊपर मानते थे एंड इनका मानना था कि आपकी जो पोएट्री होती है वो आइडियाज का एक कॉपी होता है, इमिटेशन होता है. आप लोग ने कॉपी पेस्टिंग कर दी होती है एंड हेंस उसको कहीं से भी वो रियलिटी नहीं मानते हैं, विच सेज कि आपकी जो पोएट्री होती है इट इज वेरी वेरी डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी. क्योंकि आपके प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर बोला है कि क्योंकि जो आपकी पोएट्री होती है वो इमोशंस को इवोक करती है, एक इंसान को रीजन और लॉजिक से कहीं ज्यादा दूर ले जाती है. तो इनका ये मानना है कि रीजन एंड लॉजिक इज समथिंग जो आपको ग्राउंडेड रखता है, रियलिटी में रखता है. वेर एज पोएट्री, जैसे कि मैं किसी भी गाने की लाइंस बोल दूं कि तेरी जुल्फों में मेरी जीवन बीत जाए या तेरी सांसों में मेरी जीवन फना हो जाए, कुछ ऐसी लाइंस आप लोग ने सुनी होगी. तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है इन रियलिटी? इट इज नॉट. तो जो पोएट्री एंड सॉन्ग्स होते हैं वो आपको प्लेटो के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है उससे कहीं ज्यादा दूर ले जाते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. In October 2020, you have been asked this question from the theory of Aristotle, which says, which of the following statements is true about Aristotle's Poetics? We all are aware that Aristotle has written his magnum opus work, the Poetics, जिसके अंदर ये form of poetry, which is your tragedy and then your epic के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं. He lays the groundwork of how a beautiful tragedy should be. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही बैठता है अबाउट अरिस्टोटल्स पोएटिक्स. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 4. लेट मी रीड दैट फॉर यू. ही asserted the value of poetry by focusing on imitation rather than rhetorics. You all must be aware कि प्लेटो ने, आपके प्लेटो ने बोला है कि योर पोएट्री इज जस्ट अ मेयर इमिटेशन ऑफ रियलिटी, मतलब आप हर चीज को कॉपी पेस्ट करते हो. अरिस्टोटल ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम लोग मिमेसिस, दैट इज इमिटेशन का यूज करते हैं, बट वी आर नॉट जस्ट मेयर डूइंग इमिटेशन, बट वी आर क्रिएटिंग समथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड 1000 टाइम्स बेटर देन जस्ट कॉपिंग. तो आर्ट एक ऐसी चीज होती है जो रियलिटी से भी ज्यादा बेटर होती है, ऐसा आपके अरिस्टोटल ने कहा था. एंड इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइफ. अगर आप अपनी लाइफ में भी देखते हो, एवरीथिंग इज अ कॉपी पेस्ट, एवरीथिंग इज एन इमिटेशन, एंड वही चीज आप अपने ड्रामा या ट्रेजेडी में दिखाने की कोशिश करते हो. सो इन पोएटिक्स ही हैज पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इमिटेशन एंड मिमेसिस एंड नॉट ऑन रिटोरिक्स. लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट नो कि रिटोरिक्स लेट अलोन आपके अरिस्टोटल का एक डिफरेंट वर्क है. रिटोरिक्स का मतलब होता है वे यू यूज द आर्टिकुलेशन ऑफ योर स्पीच, योर वर्ड्स, एंड उसको कितनी ब्यूटिफुली आप किसी को कंसोल करने के लिए, अपने वश में करने के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज द आर्ट ऑफ स्पीच व्हेन यू टॉक अबाउट रिटोरिक्स. तो आपके पोएटिक्स वर्क के अंदर इन्होंने रिटोरिक्स या वर्ड्स के बारे में बात ना करके इमिटेशन एंड उसके बारे में ज्यादा बात की है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर.
So this question has been asked on 5 September 2024, which says, who made the following statement? Truly, neither philosopher and historiographer could have entered into the gates of popular judgments if they had not taken great passport of poetry. Now, this is a very intense statement, and यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जहां पर इतने सारे टेक्स्ट में से कोई भी दो लाइन उठाकर पूछी जाएगी कि बताओ ये किसने बोली है। बट इफ एट ऑल आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गेस क्वेश्चन हो सकता है। आपने अरिस्टोटल के वर्क्स को पढ़ा है, आपने प्लेटो के वर्क्स को पढ़ा है, सिडनी एंड वर्ड्सवर्थ के वर्क्स को पढ़ा है, तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा इन दो वर्ड्स को देख के, विच इज फिलोसोफर एंड हिस्टीरियोग्राफर। बिकॉज फिलिप सिडनी ने अपनी अपॉलजी फॉर पोएट्री के अंदर पोएट्री को डिफेंड करने के लिए, जो आपके स्टीफन गोसॉन ने इतने सारे उनके ऊपर लगाए थे, अटैक्स किए थे पोएट्री को, उसको जब डिफेंड करने आते हैं तो ही राइटली brings your poetry to the highest of the pedestal and he says कि जब आपके historiographers and philosophers को had to reach to the masses तो उनको भी पोएट्री का इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि ना हिस्ट्री ना ही फिलोसफी में इतना दम होता है जितना आपकी पोएट्री अपील करती है टू योर इमोशंस एंड टू द मासेस। एंड हेंस ये जो हिस्टीरियोग्राफर्स एंड फिलोसोफर्स अपनी लॉजिक एंड अपनी फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, उनको भी एट द एंड पॉइंट पे पोएट्री का इस्तेमाल करना पड़ा था टू गेन द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग एक गेस लगा सकते हो, बिकॉज सभी को फिलिप सिडनी के आइडियाज के बारे में पता है कि किस तरीके से उन्होंने पोएट्री को हिस्ट्री से एंड फिलोसफी से कंपेयर किया गया है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको एग्जैक्ट लाइंस टेक्स्ट की पढ़ी होनी चाहिए, पर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप ऐसे टाइप को इजीली, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अगस्त 2024 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करके कई बार रिपीट हुआ है। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। क्वेश्चन आपसे पूछता है, जॉन ड्राइडेंस ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, इनका जो मैग्नम ओपस वर्क है जिसके अंदर ये बात करते हैं आपके ड्रामा के बारे में, एंड essay is written in the form of dialogue between Eugenius, Crites, Lycidius and Neander, where Neander represents, now you must have all the factual details डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर ऐसे, कि ये एक ऐसा डायलॉग फॉर्म में आपके ड्राइडन ने ऐसे लिखा हुआ है जहां पर ये चार कैरेक्टर्स को लेते हैं एंड ये चारों कैरेक्टर्स आपस में डायलॉग के फॉर्मेट में बात करते हैं अबाउट द नेचर एंड द मेरिट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के बारे में टू बी स्पेसिफिक, ये फ्रेंच ड्रामा, एंशिएंट ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा एंड इंग्लिश ड्रामा, इन चार मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से चार क्योंकि मेजर पॉइंट्स हैं तो देर आर फोर कैरेक्टर्स जो हम लोग ने अभी अभी यहाँ पे देखे। इसमें से आपसे अब पूछ लिया गया है कि जो ये जो नियंडर जो कैरेक्टर है वो किसको सपोर्ट कर रहा होता है। ये वही बच्चा आंसर कर पाएगा जिसको अच्छे से रटा हो कि यूजेनस किसको सपोर्ट कर रहा है, क्राइट्स, लिसिडियस एंड नियंडर, एंड इनके ऑब्जेक्शंस और इन्होंने जो भी बोला है उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। सो नियंडर जो कि जॉन ड्राइडन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है आपके जॉन ड्राइडन, एंड ये कौन से ड्रामा को सपोर्ट करते हैं, इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करते हैं। आई वुड लाइक कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा और भी पता हो। क्राइट्स आपके ऐसा कैरेक्टर है जो कि सर रॉबर्ट हावर्ड को माना जाता है, एंड ही टॉक्स अबाउट द एंशिएंट ड्रामा एंड ही इज अगेंस्ट द मॉडर्न प्लेस, कि मॉडर्न प्लेस तो बड़े बेकार होते हैं। वी हैव यूजेनिस जो कि इज लाइकली चार्ल्स सैकविल, ये बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के बारे में ओवर क्लासिकल ड्रामा। ये कहते हैं कि मॉडर्न ड्रामा इज मच मच बेटर देन योर एंशिएंट ड्रामा। देन वी हैव लिसिडियस जो कि पॉसिबली चार्ल्स सेडली है, एंड ही हैज ऑल द गुड थिंग्स टू से अबाउट फ्रेंच ड्रामा। वहां पे आ जाते हैं हमारे नियंडर जो कि जॉन ड्राइडन हिमसेल्फ है, एंड he talks about the English drama favorably। तो ये चारों की जितने भी जजमेंट्स हैं इन्होंने क्या क्या बोला है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। In August 2024 you see this very common question जो आपके लिटरेचर के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन से राइटर ने कौन से राइटर के बारे में क्या बोला। So in this question it has been asked, who among the following called John Dryden as the father of English criticism and affirmed
that modern English prose began with Dryden's essay of dramatic poesy. Now Dryden ने अपना ये जो essay लिखा है in a dialogue form, जिसके अंदर ये ड्रामा के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, फॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। तो इस essay के आने की वजह से कौन सा ऐसा क्रिटिक है जो कहता है कि इट इज जॉन ड्राइडन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, एंड इनकी वजह से ही, इनके इस वर्क की वजह से ही मॉडर्न इंग्लिश प्रोज आपका बिगैन करता है। तो ये जिन्होंने बोला है वो है हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि खुद एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं। ही इज अ लेक्सिकोग्राफर एंड ही इज आल्सो एन एसेइस्ट। अपने फेमस वर्क लाइव्स ऑफ पोएट्स के अंदर ये ड्राइडन को अप्रिशिएट करते हैं, इनकी राइटिंग स्टाइल को। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हमारे ड्राइडन इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरल क्रिटिसिज्म। जिस तरीके से इन्होंने अपने इस वर्क के अंदर आपके ड्रामा को एंड इनके डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास, जैसे एंशिएंट ड्रामा हो गया, आपका मॉडर्न ड्रामा हो गया, फ्रेंच ड्रामा हो गया, इंग्लिश ड्रामा हो गया, उसका कंपैरिजन बैठाया है। ही कैन राइटली बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एंड हेंस सैमुअल जॉनसन has everything good to say about John Dryden, which you must remember. I hope this question is clear to you. In June 2024, you have been asked this very interesting question, which says, who among the following observed that nothing can please many and please long but just representation of general nature? ये लाइन बोली है हमारे फेमस क्रिटिक एंड स्कॉलर ने, जो कि है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिनका ये मानना था कि इफ यू आर राइटिंग एनी पीस ऑफ टेक्स्ट, आप किसी भी टेक्स्ट या क्रिटिसिज्म या किसी भी चीज को लिख रहे हो, वो ज्यादा टाइम तक किसी को प्लीज नहीं कर सकता है अगर आपने नेचर का एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन या ट्रू इमिटेशन नहीं किया हुआ है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर नेचर को इन्होंने इन्वायरमेंटल नेचर नहीं बोला है, बल्कि ह्यूमन नेचर कहा है। आपके अरिस्टोटल ने भी कुछ सिमिलर बोला था कि आर्ट इज द ट्रू इमिटेशन ऑफ योर रियलिटी। आपकी लाइफ में रियलिटी में जो कुछ भी चलता है, एंड जब आप उसको अपने ड्रामा में, अपनी ट्रेजेडी में देखने लगते हो कि भाई आपके भी जीवन में बुरा वक्त चल रहा है एंड उस राजा के भी जीवन में बुरा वक्त चल रहा है, तो यू स्ट्राइक अ कॉर्ड विद दैट पर्टिकुलर ट्रेजेडी, एंड वो कंटेंट आपको रिलेटेबल लगने लगता है। जैसे हम लोग रील देखते हैं, रिलेटेबल रील्स हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। तो अगर आपने ह्यूमन नेचर को एंड उसके फॉर्म को अच्छी तरीके से समझ लिया है एंड उसको ही आप अपने वर्क में दिखाते हो, तो वो ऐसा वर्क होगा विच विल बी प्लीज्ड एंड इट विल बी वॉच्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रादर देन एनी वर्क जो बहुत स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव लगता है लेकिन उसमें रिलेटेबल जैसा कुछ नहीं होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। In June 2019, you have been asked this very common question, and I am expecting कि ये सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही easy question है। Indeed, it is a factual based question, आपको पता होना चाहिए। Which edition of lyrical ballet was first one to have preface by Wordsworth? Now आप सभी को पता होगा कि preface to lyrical ballet is a critical work जो आपके literary criticism के अंदर आप पढ़ते हैं when you study Wordsworth की उनके पोएट्री को लेके क्या विचार थे, हाउ डिड ही made a shift from the new classical poetry of logic, reason, and artificiality to talking about individualism, nature, and common language. अपने प्रीफेस के अंदर ये पोएट्री के शिफ्ट को बताते हैं, एंड उसके बाद से आपकी जो रोमांटिसिज्म एज है या फिर रोमांटिक आइडियल्स है वो फेमस होने लगते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपका जो ये प्रीफेस टू लिरिकल बैले है वो कई वर्जन्स में निकल के आया था। सबसे पहले आपका आया था 1798 में, जहां पर इन्होंने अपना एक पोएट्री कलेक्शन अलॉन्ग विद एस टी कॉलरिज को पब्लिश कराया था। प्रीफेस आता है इनके सेकेंड एडिशन में, विच इज 1800 वाले एडिशन में, जहां पर ये प्रीफेस ऐड करते हैं एंड देयर ही एक्सप्लेन्स कि क्या ये आजकल अपनी पोएट्री को, इनके लिखने का स्टाइल क्या है एंड हाउ इज ही शिफ्टिंग फ्रॉम द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ द पोएट्री ऑफ न्यू क्लासिकल एज। एंड ये चाहते हैं कि इनकी पोएट्री एंड प्रोज मस्ट नॉट हैव मच ऑफ अ डिफरेंस, कॉमन लैंग्वेज का ये यूज करना चाहते हैं, दैट मस्ट बी एक्सेसिबल एंड अंडरस्टूड टू एवरीवन। आगे जाके 1802 एंड 1804 में इनके और भी वर्जन्स आते हैं जिसमें ये पोएट्री को ऐड कर देते हैं, काफी सारी अपेंडिक्स ऐड करते हैं। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने सबसे पहले प्रीफेस कौन से वाले एडिशन में ऐड किया था, विच इज 1800। सो आई होप कि आप लोग इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे।
March 2023 में you have been asked a very easy question from literary criticism where you have to match the critical terms with their respective critics, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. The answer is point number 4, but I will match that for you. Negative capability एक ऐसा term है जो आपके जॉन कीट्स ने दिया है while writing the letters to his friends and family. ये इस टर्म को कॉइन करते हैं, बताते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी पावर होती है टू रिमेन काम व्हेन थिंग्स आर अनसर्टन अराउंड यू, इज नोन एज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी. मेक श्योर आपने इनके सभी क्रिटिकल टर्म्स को भी पढ़ रखा हो, क्योंकि उससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वी हैव स्वीटनेस एंड लाइट विच इज अ वेरी रिपीटेटिव टर्म. आपके मैथ्यू अर्नोल्ड से इस टर्म को बार बार कॉइन किया जाता है. इनका एक और टर्म है हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर आपने वो भी पढ़ा हो. स्वीटनेस एंड लाइट के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी एज वेल एज योर इंटेलिजेंस. देन वी हैव एसिम प्लास्टिक, जो हमारे कोलरिज का टर्म है. एसटी कोलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया में व्हेन ही टॉक्स अबाउट फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, तो माइंड की एक क्रिएटिव एंड अपर लेवल क्रिएटिव पावर के बारे में ये बताते हैं, विच इज नोन एज एसिम प्लास्टिक माइंड. ये एसटी कोलरिज का टर्म है. देन वी हैव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एन एक्सट्रीमली फेमस टर्म, एंड आई होप आप सभी को इसके बारे में पता होगा, जो कि हमारे टीएस इलियट का टर्म है. He has talked about in his essay The Metaphysical Poets the dissociation of sensibility, जो इनको 17th century के राइटर्स के बाद, मेटाफिजिकल राइटर्स के बाद देखने को मिली, जिनके वर्क में या तो सिर्फ इमोशंस होते थे या तो सिर्फ इंटेलिजेंस होती थी. दोनों का अमेलगमेशन इनको कभी देखने को मिला ही नहीं. Hence he termed this particular term, जो कि है dissociation of sensibility. I hope this is clear to you. In September 2024, you see this very interesting question which says, who defined criticism as disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world? Now, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं where आपसे एक कोटेशन उठाकर पूछ लिया जाता है कि just tell us कि किसने ये बात बोली थी. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस एंड जो कीवर्ड्स आई ऑलवेज टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि इसको पकड़ लो एंड आपको क्लिक करेगा आपके एग्जाम में, उसको याद करना पड़ेगा. नाउ यू मस्ट बी अवेयर कि आपके मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने इतने सारे क्रिटिकल एसेज में से एक क्रिटिकल एसेज में डिसइंटरेस्टेडनेस के बारे में बात की है. ये उनका मेजर क्रिटिकल टर्म है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सबने पढ़ा होगा. तो डिसइंटरेस्टेडनेस इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो यही कहता था कि व्हेन यू are a critic you have to be so disinterested from your own work कि आपको social distancing बनानी है, आपके वर्क में objectivity होनी चाहिए एंड आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट एंड व्हाट यू बिलीव इज करेक्ट उससे थोड़ा दूर होके अपने वर्क को लिखना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई ही से to propagate that is best that is known and thought in the world. You do not have to be biased when you are a critic. तो ये लाइन बोली है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फेमस क्रिटिकल एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम. आई होप कि आपने इसको पढ़ा है एंड इनके और भी क्रिटिकल एसेस को आपने पढ़ा है, बिकॉज इनसे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. September 2024 में you have been asked a very easy question but yet a very catchy one. Who has written the metaphysical poets? इसका आंसर है टीएस इलियट, क्योंकि टीएस इलियट ने 1921 में एक एसे लिखा था द मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसके अंदर ये मेटाफिजिकल पोएट्स दैट इज डन एंड एंड्रयू मार्वेल जैसे राइटर्स के बारे में बात करते हैं. और इसी एसे के अंदर ही हैज कॉइंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप एक बार में कर लेते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम सेंटर में बाकी के जो इसके ऑप्शंस है ना टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान एक बार तो इनकी तरफ जाएगा इफ यू आर अवेयर ऑफ इट. सैमुअल जॉनसन ने भी मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात की है अपने ऐसे द लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, लेकिन उन्होंने ऐसे नाम का कोई ऐसे नहीं लिखा है, उल्टा उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म पॉइंट आउट किया है अपने उस ऐसे के अंदर एंड देन ही हैज टॉक्ड अबाउट व्हाट ही डिड नॉट लाइक अबाउट द मेटाफिजिकल पोएट्स. तो ये ऑप्शन आपका टाइम ले सकता है ना, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कहीं इसका आंसर सैमुअल जॉनसन तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर टीएस इलियट ही है. जॉन डन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जॉन डन इटसेल्फ ही हिमसेल्फ इज अ मेटाफिजिकल पोएट. तो आंसर आपका बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है अगर आपको एग्जैक्टली टीएस इलियट का ये ऐसे नहीं पता है. आई होप दिस इज क्लियर.
October 2022 में you have been asked an assertion reason question from literary criticism of John Keats as well as T.S. Eliot, दोनों के ही टर्म से रिलेटेड आपसे एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारे सामने कहता है द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स, जो कि बिल्कुल सही है। जॉन कीट्स ने अपनी क्रिटिकल लेटर्स में, जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को डेडिकेट किए थे या भेजे थे, उसके अंदर इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म पॉइंट आउट किया गया है, तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू बैठता है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपसे कहता है while analyzing the term dissociation of sensibility, T.S. Eliot proclaims that Hamlet is an artistic failure। बड़ा ही मतलब पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से टीएस इलियट के क्रिटिकल एसेस को अलग एंड टर्म्स को अलग पढ़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एज अ टर्म टीएस इलियट को ही बिलोंग करता है, लेकिन while talking about dissociation of sensibility, he never talked about Hamlet as an artistic failure। दोनों चीजें अपने आप में सही हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाला जो टर्म है इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स नाम के क्रिटिकल एसे में पॉइंट आउट किया है। देन हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, दूसरे हैमलेट वाले एसे के अंदर इन्होंने पॉइंट आउट किया है, जहां पे इन्होंने बताया कि भाई हैमलेट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को अच्छे से दिखाता नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर वर्क इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, हालांकि दोनों ही बिलोंग करते हैं टीएस इलियट को, जिसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आप जब अपने एग्जाम सेंटर पे हो तो जल्दी जल्दी भागने की आपको जरूरत नहीं है कि अरे वाह ये तो मैंने पढ़ रखा है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर टीएस इलियट को ही बिलोंग कर रहा है। लेकिन देखो कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि while analyzing this term, टीएस इलियट ने प्रोक्लेम किया है कि हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर है, जो कि बिल्कुल गलत बैठेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। In September 2024, you have been asked this question from T.S. Eliot and his critical essays. You must be aware कि अगर आप literary criticism को पढ़ रहे हैं तो T.S. Eliot के इतने सारे critical essays को गलती से भी छोड़कर नहीं जा सकते। The question says the frontiers of criticism by T.S. Eliot is associated with। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही छोटा सा है, बट इट इज इंडीड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको या तो आता होगा या तो नहीं। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म आपके टीएस इलियट का वाज इनिशियली इन एसे, एक लेक्चर जो इन्होंने इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज में डिलीवर किया था, जो कि आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन से आपके इज्म या लिटरेरी थ्योरी से कनेक्ट करता है। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि टीएस इलियट तो क्रिटिक थे, इनका लिटरेरी थ्योरी से क्या कनेक्शन। तो अगर आपने लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा है एंड डिटेल में, व्हाइल यू अंडरस्टूड कि लिटरेरी थ्योरी की जो शुरुआत है वो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टीएस इलियट की वजह से ही हुई है। दे आर कंसिडर्ड द राइट फादर्स एंड प्रिकॉर्सर्स टू योर न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी, जो बात करती थी कि हमें ऑथर के कॉन्टेक्स्ट और उसके जीवन से लेना देना नहीं है। हमारा जो टेक्स्ट होता है वो अपने आप में ही इतना सेल्फ सफिशिएंट होता है, इतना सेल्फ कोहेरेंट होता है कि उसको बाहर से किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं होती है टू इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। ये सिमिलर बात आपके टीएस इलियट ने अपने फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म वाले लेक्चर में बोली है, एंड ये कोइंसाइड करती है विद न्यू क्रिटिसिज्म। आपने न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी को पढ़ा है तो आपको बिल्कुल सिमिलर साउंड करेगा कि दे ऑल्सो टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द टेक्स्ट। आप अगर एक पोइट्री को पढ़ रहे हो तो उसके शब्दों से आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। इट इज नो वे नेसेसरी कि आपको उसके ऑथर और उसके बैकग्राउंड और डिटेल्स को जानने की जरूरत है, एंड दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ बोथ योर न्यू क्रिटिसिज्म एज वेल एज ये ऐसे जो बोलने की कोशिश करता है। एंड इफ यू आर अवेयर कि टीएस इलियट ने इम्पर्सनैलिटी की थ्योरी के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में अलोंग विद योर मैथ्यू अर्नोल्ड ऑलरेडी बात की गई है कि व्हेन यू आर अ क्रिटिक यू must have a sort of social distancing where you should always be unbiased of your work। and biasness का मतलब ही होता है कि आप context को add कर देते हो, जिसकी new criticism में कहीं से भी जगह नहीं होती है। So I hope this question is clear to you. Now that was indeed a fruitful session where you saw for yourself कि आपके एग्जाम में किस टाइप के questions आजकल पूछे जा रहे हैं, how well prepared you are with the critics, their works, their dates and their concepts. If you want to practice more such questions either from literary criticism or from other sections of your syllabus, you can be a part of our PYQ test series, जहाँ पर आपको miscellaneous as well as section wise questions मिल जाते हैं for you to test for yourself कि आपकी हर section से तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। If at all आपको
लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़े गए आज के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे या फिर आप उनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यू कैन अगेन बी अ पार्ट ऑफ माय कोर्स, जहां पर मैंने डिटेल में हर क्रिटिक को पढ़ा के रखा है अलॉन्ग विद ऑल हिज वर्क्स। सेम गोज फॉर माय अदर कोर्सेज एज वेल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अभी तक मेरे यूट्यूब एंड टेलीग्राम का पार्ट हो गए ही, जहां पर आपको डेली बेसिस पे मेरे फ्री वीडियोस, फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स एंड और भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं जो एक बच्चे की प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। डू कमेंट मी डाउन द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन, जिसके आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, and I will prepare that for you. I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.